हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है आलोक गुप्ता और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फार्मा व्यू। दोस्तों, अगर आप एक डी फार्मा के स्टूडेंट्स हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डी फार्मा न्यू सिलेबस के बारे में। क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कितने सारे सब्जेक्ट पढ़नी है, सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप लोग एक फार्मेसी स्टूडेंट्स हैं तो मैं ऐसे ही कंटेंट प्रोवाइड कराता रहता हूं जो फार्मेसी से रिलेटेड है। तो चैनल को आप लोग प्लीज़ विजिट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। सारे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि क्या क्या सिलेबस पढ़ना है, तो सिलेबस की श्रृंखला में जो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, डी फार्मा फर्स्ट ईयर में, अभी मैं ये फर्स्ट ईयर का सिलेबस बता रहा हूँ। डी फार्मा फर्स्ट ईयर में आपको बेसिकली 5 सब्जेक्ट पढ़नी है। कितने सब्जेक्ट पढ़नी है? आपको 5 सब्जेक्ट पढ़नी है। अब 5 सब्जेक्ट में आपके क्या होंगे? थ्योरीज होंगे, थ्योरी और क्या होंगे? आपके प्रैक्टिकल होंगे। वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा, वीडियो ध्यान से देखेंगे तो सब कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि मैं खुद एक फार्मेसी स्टूडेंट्स हूँ तो मैं बेहतर बता पाऊँगा आपको। अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, बट इसमें 5 और ऐड हो जाता है। वो क्या होता है? थ्योरी और प्लस प्रैक्टिकल। यानी कि अगर आप लोग 5 कोर्स पढ़ते हो तो आपको 10 कोर्स पढ़ने पड़ते हैं। इट्स मीन दैट कि एक थ्योरी का और एक प्रैक्टिकल का। और थ्योरी और प्रैक्टिकल डिफरेंट नहीं होता है दोस्तों। अगर आप लोग फार्मेसी के स्टूडेंट हो तो आपके लिए प्रैक्टिकल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है थ्योरी से ज़्यादा। तो थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल पोर्शन को भी कवर करना। दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होगी, जो पहला आपका सिलेबस, जो पहला आपका सब्जेक्ट है वो है फार्मास्यूटिक्स थ्योरी। अब देखिए, फार्मास्यूटिक्स थ्योरी क्या होता है। फार्मास्यूटिक्स थ्योरी के बारे में अभी प्रॉपर में डिटेल में बात करूंगा इस वीडियो के अंतर्गत। तो अभी आप लोग ऐसे ऊपर देख लो क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, फिर मैं जाता हूँ अपने मेन टॉपिक पे। अब देखो, जो दूसरा आप लोग सब्जेक्ट देख रहे होगे, ये देखो, ये फार्मास्यूटिकल का प्रैक्टिकल है, तो इसको अभी आप लोग छोड़ दो, ठीक है। अभी हम बस 5 की बात करेंगे। तीसरे नंबर पर आप लोग देखो, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, ये भी थ्योरी है। तीसरे नंबर पर जो है वो है फार्माकोग्नोसी थ्योरी, ठीक है। अभी मैं वीडियो में बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें आपको इसके अंदर पढ़नी होती है। अब देखो, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी थ्योरीज। देखो, ये जो होता है सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है हमारे, जिसमें सारे बॉडी ऑर्गन्स के बारे में बताए जाते हैं। अदर जो है सब्जेक्ट जो है सोशल फार्मेसी थ्योरी, ठीक है। अब देखो, सोशल फार्मेसी प्रैक्टिकल पे तो कितने आपके हो गए टोटल जो होंगे। अब देखो, आपको जो टोटल सिलेबस हो गए वो हो गए 5। पहले पे क्या था आपका? फार्मास्यूटिक्स। दोस्तों, फार्मास्यूटिक्स था, ठीक है, फार्मास्यूटिक्स। और दूसरे पे आपका था, दूसरे पे जो था आपका वो था फार्माकोग्नोसी, फार्माकोग्नोसी, ठीक है। और जो तीसरे नंबर पे था वो था आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, देखो ये जो नाम है ना, काफ़ी मिलते जुलते हैं। तो पहली बार अगर आप लोग सिलेबस को देखोगे तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होने वाले हो। फार्मास्यूटिक्स अलग है और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री अलग है, ठीक है, और फार्माकोग्नोसी भी अलग है, ठीक है। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होगे। नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका चौथे नंबर पे, वो आता है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसको हम शॉर्ट में HAP के नाम से जानते हैं, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। 5वें नंबर पर जो आता है आपको जो पढ़ना होता है वो होता है सोशल फार्मेसी, ठीक है दोस्तों, सोशल फार्मेसी होता है। अब देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको इसमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे तो दोस्तों, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो उसको आप लोग जरूर जाकर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने प्रॉपर तरीके से डिटेल में डिस्कस किया है फार्मास्यूटिक्स के बारे में, फार्मास्यूटिक्स का सिलेबस क्या है उसके बारे में, और फार्माकोग्नोसी का सिलेबस क्या है उसके बारे में। ये वीडियो का पार्ट 3 है। तो आप लोग अगर 2 वीडियो नहीं देखे हो तो आप लोग इसको देखिए जरूर जा करके। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, या तो यहाँ पे आई बटन में भी दिख जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग उस वीडियो को जा करके जरूर देख लीजिएगा। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो होता है वो एक बायोलॉजी का पूरा हमारे बॉडी के ऑर्गन्स जितने भी होते हैं, हमारी बॉडी कैसे फंक्शन करती है, कितने सारे ऑर्गन्स हैं, उनके फंक्शन क्या होते हैं, कैसे वो वर्क करते हैं, उसमें कोई डिजीज आ जाती है तो क्या प्रॉब्लम होती है, सारी चीज़ों के बारे में आप लोग को नॉलेज जो मिलता है वो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंतर्गत ही मिलता है। तो दोस्तों, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हालांकि ये कोई ज़्यादा टफ कॉन्सेप्ट नहीं है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को जानना, क्योंकि मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो मैंने पढ़ाई की थी तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया था पढ़ने पे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं, अगर आप लोग एक फार्मेसी के स्टूडेंट है तो आप लोग इसको जरूर पढ़ना, ठीक है। अगर आप लोग ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को पढ़ लेते हो तो आपको क्या होता है,
आपको और भी चीज़ें समझने में आसानी हो जाती है। फार्माकोग्नोस्टिक को समझने में आसानी हो जाती है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को समझने में आसानी हो जाती है, और कोई ड्रग हमारे शरीर के ऊपर कैसे इम्पैक्ट डालती है उसको समझने में आसानी हो जाती है। बहुत ही आसानी हो जाती है दोस्तों। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, तो आप लोग ज़रूर पढ़ें और पढ़ाई करें, क्योंकि एट दी एंड अब डी फार्मा का एग्जिट एग्जाम भी हो रहा है, तो आपको पढ़ाई ही काम आने वाली है। ठीक है, डिग्री का कोई मतलब नहीं रह जाएगा अगर डी फार्मा का एग्जिट एग्जाम आपका क्लियर नहीं होगा। तो दोस्तों ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले देखो चैप्टर 1 की हम बात कर लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है, स्कोप एंड एनाटॉमी, स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, डिफिनेशन ऑफ वेरियल टर्मिनोलॉजी। ठीक है, अब ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंतर्गत जो वेरियस टर्मिनोलॉजीज है, ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी होती है जो बताया जाता है, जिससे कि आपको एक नॉलेज मिल पाए। क्योंकि दोस्तों अगर जैसे मान लो मैं बात करता हूँ एनाटॉमी की, ठीक है, तो एनाटॉमी अगर कोई नया बंदा आएगा, लाइक मैं भी जब पहली बार आया था तो मैं समझ नहीं पा रहा था एनाटॉमी होता क्या है, फिजियोलॉजी होता क्या है। तो ऐसे ही कुछ नए नए टर्म्स होते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का मतलब हुआ कि हमारे एक एक ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं, उनका टीएस सेक्शन क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में अध्ययन ही कहलाता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। हमारे बॉडी के किसी पार्ट का अध्ययन जिसका हम लोग टीएस काट के देखें, उसके प्रॉपर एक एक फंक्शन को समझे, उसको हम बोलते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये होता है दोस्तों ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अब हम बात करते हैं दूसरे में, तो दूसरे में आपको पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। जो सेल आपने 10th और 12th दोनों में पढ़ा होगा, तो कंपोनेंट्स एंड इट्स फंक्शन, इसके फंक्शन क्या होते हैं उसके बारे में आपको पढ़ना होता है। तीसरे की बात करें टिश्यूज ऑफ द ह्यूमन बॉडी। दोस्तों ये एक पूरा सीक्वेंस चलता है। ठीक है, स्ट्रक्चर पढ़ लिए तो फिर टिश्यू आते हैं, क्योंकि जो सेल होते हैं वो टिश्यूज दोनों इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद से आपका आता है टिश्यू। अब टिश्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी, और सेल के मिलने से ही टिश्यू का निर्माण होता है। तो अगर कई सारे सेल्स मिल के, लाइक देखो कई सारे सेल्स मिल रहे हैं यहाँ पे ऐसे 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 ऐसे, तो एक टिश्यू का निर्माण हो जाता है। अब टिश्यू कितने टाइप की होती हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ पे देखो दोस्तों आप लोग, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू, तो इसके बारे में आपको प्रॉपर डिटेल में पढ़नी होती है। अब हम बात करते हैं ओसियस सिस्टम के बारे में। ठीक है, ओसियस सिस्टम क्या होता है, तो दोस्तों ओसियस सिस्टम क्या होता है कि आपके बॉडी के अंदर जितने बोन्स हैं, जितने बोन्स टाइप हैं, ठीक है, स्केलेटन हो गया, पेंडिकुलर हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, कितने टाइप के ज्वाइंट्स हैं, डिसऑर्डर क्या हैं, आर्थराइटिस कैसे होती है, कौन से डिसऑर्डर के कारण कौन सी प्रॉब्लम होती है बोन्स में। तो ह्यूमन के अंदर जितने बोन्स हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको बेसिकली पढ़ना पड़ता है ओसियस सिस्टम का अंतर्गत। तो जहाँ पे वर्ड आए ओसियस सिस्टम, तो आप लोग समझिएगा कि हमें बोन से रिलेटेड पढ़ना है, ह्यूमन बोन्स जो होता है उसके रिलेटेड पढ़ना है। अब हम बात करते हैं हीमोपोएटिक सिस्टम। हीमोपोएटिक सिस्टम क्या होता है, ब्लड से रिलेटेड। तो मनुष्य के अंदर जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी होती है, ठीक है, उसके बारे में प्रॉपर डिटेल में पढ़ाई जाती है हीमोपोएटिक सिस्टम में। यहाँ पे देखो आप लोग कंपोजिशन ऑफ ब्लड एंड इट्स फंक्शन। ठीक है, कंपोजिशन क्या है ब्लड का, उसके कार्य क्या है, कैसे वो वर्क करता है, प्रोसेस ऑफ द हीमोपोएसिस। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक एंड फंक्शन ऑफ द आरबीसी डब्ल्यूबीसी, जैसा कि आपको पता है कि रेड ब्लड कार्पस्किल्स एंड डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है वाइट ब्लड कार्पस्किल्स। देखो दोस्तों इसको कार्पस्किल्स बोला जाता है और इसको सेल्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि रेड ब्लड कार्पस्किल्स बोल रहे हैं और फिर सेल्स बोल रहे हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, और प्लेटलेट्स क्या होते हैं, और उसके बाद से मैकेनिज्म ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग और इम्पॉर्टेंट ऑफ द ब्लड ग्रुप। दोस्तों यहाँ पे जैसे ही ब्लड क्लॉटिंग आया है, तो मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। आपका एक प्रैक्टिकल होता है ब्लड क्लॉटिंग का। ठीक है, तो अगर आप लोग प्रैक्टिकल करोगे तो आपको उसमें बहुत ही अच्छा, मतलब आपको अपना खुद का ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, तो सारी चीज़ आपको देखने को मिलती है। तो आप लोग प्रैक्टिकल जरूर करना दोस्तों ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 6वें पे, लिम्फेटिक सिस्टम। अब लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, लिम्फ ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, कंपोजिशन, फंक्शन एंड इट फंक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शन ऑफ द स्प्लीन एंड लिम्फ नोड। तो जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है दोस्तों, तो दोस्तों लिम्फेटिक सिस्टम वो होता है लाइक जैसे मान जाओ जितने भी लाइक जैसे मान जाओ अगर आप लोग कोई वर्क कर रहे हो, ठीक है, और आपके अंतर्गत कोई जैसे बेसिकली आप लोग समझ लो कि इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए लिम्फेटिक सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, लसिका तंत्र जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो अगर इम्यून सिस्टम लाइक इम्यून सिस्टम का ही एक पार्ट होता है लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए लिम्फेटिक सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या होता है दोस्तों, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है हार्ट। ह्यूमन का हार्ट कैसे काम करता है, इसके फिजियोलॉजी क्या है, इसके एनाटॉमीज क्या हैं, ब्लड वेसल्स क्या हैं, किस तरीके से ईसीजी काम करता है, ब्लड प्रेशर कैसे रेगुलेशन किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलती हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। अब बात करते हैं 8वें नंबर पे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसा कि आपको पता है, जैसे आप लोग सांस लेते हो, ठीक है, सांस लेते हो तो कैसे वो काम करता है, किस तरीके से सांस लेते हो आप लोग, किस तरीके से छोड़ते हो, इनहेल और एक्सहेल क्या होता है, डायफ्राम का वर्क क्या होता है,
रेगुलेशन क्या होता है, मैकेनिज्म क्या होता है इसका, सारी चीज़ें आपको इसी के अंतर्गत पढ़नी होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत। तो दोस्तों अब हम आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पे। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जितने भी हमारे जीआई ट्रैक है। जीआई ट्रैक मीन्स होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, ठीक है। अब जीआई ट्रैक के अंतर्गत है आपके खाने का पाचन होता है, जो भोजन का जो पाचन होता है जीआई ट्रैक के अंतर्गत होता है। दोस्तों मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है कैसे भोजन का पाचन होता है 3D में, आप लोग चाहो तो उसको देख सकते हो, मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा। अब हम बात करते हैं स्केलेटन मसल्स क्या होते हैं। देखो दोस्तों, इसके पहले मैंने आपको स्केलेटन के बोन्स के बारे में बताया था, अब मैं बता रहा हूँ स्केलेटन मसल्स। तो स्केलेटन मसल क्या होता है? स्केलेटन मसल वो होता है जो हमारे बोन्स होते हैं ना, बोन्स के ऊपर जो मसल्स लगा होता है उसको हम बोलते हैं स्केलेटन मसल्स। स्केलेटन मसल में क्या प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाए या तो कैसे वर्क करता है, डिसऑर्डर होने से क्या क्या दिक्कत आती है शरीर में, इसके बारे में आपको पढ़ाया था स्केलेटन मसल्स के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। दोस्तों नर्वस सिस्टम जो होता है वो हमारे ह्यूमन बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। अब हालांकि सारे पार्ट इंपॉर्टेंट ही होते हैं, लेकिन नर्वस सिस्टम बहुत ही मतलब बोल सकते हैं वो हमारे बॉडी का एक ऐसा चीज़ है, बोलते हैं ना कि किसी चीज़ की कमी रह जाती है तो पूरी नहीं होती, तो वो होता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो होता है हमारे दिमाग से लेकर के और पूरा नीचे तक, ठीक है, वो सारे जो तारों का एक समझो संचार होता है, उसको हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम। तो इसका नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, एनाटॉमी कैसा है, सेरेब्रम क्या है, सेरेबेलम क्या है, माइंड ब्रेन क्या है, जैसा कि मैंने बताया ना कि जैसे आप लोग कंप्यूटर के ब्रेन को जानते हो सीपीयू को, वैसे होता है हमारा नर्वस सिस्टम। ह्यूमन का ब्रेन होता है नर्वस सिस्टम। तो यहीं से सारी चीज़ें आपको जितने भी क्रियाएं होती हैं हमारे बॉडी में वो सारी की सारी रेगुलेट होती है नर्वस सिस्टम द्वारा। तो नर्वस सिस्टम आपको पढ़ना है 11वें चैप्टर में। अब मैं बात करता हूँ सेंस ऑर्गन्स क्या कौन कौन से होते हैं। दोस्तों सेंस ऑर्गन्स होते हैं आई, ईयर, स्किन, टोंग, नोज, इस सब के बारे में आपको पढ़ना होता है। लाइक आई हो गया, ईयर हो गया, स्किन हो गया, टोंग हो गया और नोज हो गया, इन सब के बारे में प्रॉपर डिटेल में पढ़ना पड़ता है दोस्तों मैंने सिलेबस देखा तो इस सिलेबस ऐसा लगता है लाइक देखो जो MBBS का सिलेबस होता है ना, सेम ऐसा ही है सिलेबस MBBS का भी, क्योंकि हमें जो बुक पढ़ते हैं हम लोग वो MBBS फर्स्ट ईयर में ही लगता है। तो ये भी जो बुक होता है वो प्रॉपर डिटेल में दिया रहता है, और बी फार्मा में जो है बी फार्मा या डी फार्मा थोड़ा कम पढ़ाया जाता है। सिलेबस सेम ही होता है MBBS का और इसका, जितने आप लोग देख रहे हो। अब हम बात करते हैं दोस्तों यूरिनरी सिस्टम की। यूरिनरी सिस्टम के अंतर्गत आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम क्या होता है, उसके एनाटॉमी क्या होते हैं, उसके फिजियोलॉजी कैसे वर्क करते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ाया जाता है यूरिनरी सिस्टम में। अब हम बात करते हैं इंडोक्राइन सिस्टम, जितने भी ग्लैंड्स होते हैं हमारे अंदर का, ठीक है। इंडोक्राइन सिस्टम में ग्लैंड लाइक पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, एड्रिनल ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, पैंक्रियाज एंड ग्लैंड्स हो गया। तो इनके फंक्शन क्या हैं, वो हार्मोन्स जो निकलते हैं, ठीक है, तो उसके फंक्शन क्या है, किस तरीके से रेगुलेट होते हैं बॉडी में, उसके बारे में को पढ़ना होता है। अब मैं बात करूँ अगर रिप्रोडक्शन सिस्टम की, तो रिप्रोडक्शन सिस्टम जो आप लोग देख पा रहे होगे, देखो रिप्रोडक्शन सिस्टम सबसे नीचे वाला पार्ट है, यानी कि सबसे लास्ट पार्ट है रिप्रोडक्शन सिस्टम। लास्ट पार्ट है इन द सेंस कि 15वें नंबर पर देखो दोस्तों, 15वें नंबर पे रिप्रोडक्शन सिस्टम। रिप्रोडक्शन सिस्टम को इन्होंने लास्ट में रखा है बिल्कुल। तो रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है, जनन तंत्र, ठीक है। जनन तंत्र मेल का अलग होता है, फीमेल का अलग होता है, तो इसके बारे में बेसिकली पढ़ाया जाता है। अब इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है आपको, एनाटॉमी ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, जैसा कि मैंने बताया मेल का अलग होता है, फीमेल का अलग होता है। फिर फिजियोलॉजी ऑफ द मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, जो मेंस्ट्रुएशन होता है उसका फिजियोलॉजी क्या है, कैसे वर्क करता है। उसके बाद से आप लोग पढ़े प्रेगनेंसी एंड पोर्टुलेशन, तो प्रेगनेंसी कैसे होता है, कैसे वर्क किया जाता है इसका, ठीक है, सारी चीज़ें आपको इसी के अंतर्गत पढ़ाई जाती है रिप्रोडक्शन सिस्टम के अंतर्गत। तो हालांकि बॉयज बहुत ही उत्सुक होते हैं इस चीज़ को पढ़ने के, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ने के लिए, हालांकि क्यों नहीं होना भी चाहिए। देखो मेडिकल स्टूडेंट में आके आप लोग सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये था दोस्तों वीडियो, हमारे पूरे जो शरीर का पार्ट होता है उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। और दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप लोग ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ लेते हो ना, तो आपको आधी बायोलॉजी नहीं पूरी बायोलॉजी हालांकि कन्फर्म ही हो जाती है, पूरी चीज़ आपको क्लियर हो जाती है, कोई डिजीज हो रहा है कैसे हो रहा है, कैसे बॉडी हमारे ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा है वो डिजीज, तो सारी चीज़ें आपको इसके अंतर्गत मिल जाती हैं। तो आप लोग इसको सही से ज़रूर पढ़ना। तो अब मैं बात करूँ अगर इसके प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल में देखो दोस्तों आपको वही पढ़ाया जाता है। प्रैक्टिकल में जितने भी आप लोग जैसे मान जाओ, प्रैक्टिकल में क्या क्या होता है दोस्तों, प्रैक्टिकल में वही होता है लाइक ब्लड कैसे काम करता है, ठीक है, ब्लड का क्लॉटिंग टाइम क्या होता है, ब्लीडिंग टाइम क्या होता है। फिर उसके बाद से आप लोग ये देख लो कि जैसे कोई ब्लड होता है लाइक अगर वो गिर रहा है, ठीक है, गिर रहा है जैसे कट गया, ठीक है, तो कितने टाइम में ब्लीडिंग टाइम हो रहा है उसका, तो इसका प्रॉपर आपको लेबोरेटरी के अंदर आपको प्रयोग कराया जाता है इसका, ठीक है, हालांकि हमने तो कर रखा है तो हमें ये पता है। अब थर्मामीटर कैसे वर्क करता है, हाइट कैसे मेजर की जाती है,
तो जितने भी आप लोग डेली रूटीन से देखते हो, जितने भी मेडिकल के टर्म्स होते हैं, लाइक थर्मामीटर को यूज़ करना, ठीक है, स्फेग्नोमीटर को यूज़ करना, ईसीजी क्या होता है, तो सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल में ही कराई जाती हैं। इवन इसमें ब्लड काउंट भी कराया जाता है। तो दोस्तों ये था HFE का सिलेबस। HFE मीन ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को। मिलेंगे हम ऐसे ही अगले शानदार वीडियो में, और हमारा जो नेक्स्ट होगा वो होगा सोशल फार्मेसी का सिलेबस। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल पर विजिट करते रहिए, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है एक वीडियो को बनाने में और उसको एडिटिंग करने में। तो चैनल पे आप लोग नए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। मिलेंगे हम ऐसे अगले एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ। थैंक यू।